अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो ये हमारा नॉवल माला है, जिसकी एपिसोड 4 है ये और चैप्टर 1 ही चल रहा है अभी। तो चला है स्टार्ट करते हैं। हमें देखना आप, वो शादी में आएँगी और सारे रिश्तेदार आपको जलाने के लिए इनके पास जाके खूब हँसे बोलेंगे, देखना। मोहित तैयार होके आ गया था और अब सोफ़े पे बैठ के जूते पहन रहा था। मुँह में बड़बड़ाया, लाहौर इसके मज़ाफ़ात में ग़िबतों का वक़्त हुआ जाता है। माही इस बात का करारा सा जवाब देती, लेकिन इसे कुछ नज़र नहीं आया था। स्क्रीन पे चेहरा करीब किया और तशवीशी अंदाज में सवाल किया, ये बाहर लॉन में कौन है? माही की तेज नजरें माँ के पीछे खिड़की पे जमी थीं। माँ ने एक नजर खिड़की को देखा, जहां लॉन में मोबाइल पे लगा कैफ टहलता नजर आ रहा था। अपनी बहन से पूछो, वही साथ लाई है। माँ ने माला को फोन पकड़ा दिया और खुद घुटनों पे हाथ रख के इनका रुख कमरे की जानिब था। अभी उन्होंने जूते पहने थे। मेरा ड्राइवर है और असिस्टेंट भी। माला ने फोन थाम लिया। माही बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। जरा करीब से दिखाओ उसकी शक्ल। माही की आंखों में शरारत उभरी। अपने सामने लॉन्च में काम करते हुए इबाद को देख के ऊंचा सा बोली, बड़ा अरसा हो गया है, कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा। इबाद पे असर नहीं हुआ। लैपटॉप से नजर हटाए बगैर बोला, आईना देख लो, खुद भी तुम किसी मर्द से कम नहीं लग रही। माही की हंसी गायब हुई। चेहरा सुर्ख हुआ। सुनो, तुम लोग शादी अटेंड करो, मैं जरा आती हूँ। इसने फोन बंद कर दिया। ब्रिटिश कोलंबिया में अब जंग अजीम छिड़ने वाली थी। निकाह वेन्यू सफेद सब्ज रंग में सजा था। ऊंची छत से जगह जगह फानूस लटक रहे थे। स्टेज भी सफेद फूलों और सब्ज पत्तों से मजीन था और मेहमान की मेजों के गिर्द रखे सोफे भी सफेद थे। वो माँ के साथ एक 3 चेयर सोफे पे बैठी थी। माँ चंद रिश्तेदार ख्वातीन से बातों में मसरूफ थी। मोहित हम उमर कजिन्स के साथ चला गया था, लेकिन वो खुद को यहाँ ज्यादा महफूज तस्वर कर रही थी। अगर वो कजिन्स में गई तो सबकी जुबान पे एक ही सवाल होना था, क्वेश्चन बंद क्यों हो गया? और क्या अब वो जॉबलेस हो गई है? इस वक्त वो इस सवाल का सामना करके मूड नहीं खराब करना चाहती थी। वैसे भी इसे माँ पे नजर रखनी थी। इनकी शुगर कंट्रोल में नहीं थी और शादियों पे तो वो कुछ ज्यादा ही दिल खोल के खाती थी। मोहित इनकी शुगर का इतना ध्यान नहीं रखता था, क्योंकि वो घर ही कब होता था। लेकिन आज वो देखेगी कि माँ कैसे मीठा खाती है। माँ टेक लगाए बैठी थी। शॉल एक कंधे पे थी। शफून का ग्रे दुपट्टा सर पे था। वो वो हल्का काजल और लिपस्टिक के साथ बहुत वक्कार लग रही थी। किसी को अपने घुटनों के दर्द का बता रही थी और रिश्तेदार ख्वातीन इनको कोई देसी टोटका बता रही थी, जो इनकी मियाँ ने फेसबुक पे पढ़ा था। वाकई पूरे जहां जैसी खूबसूरती इसे माही या मोहित को नहीं मिली थी। नॉट फेयर अल्लाह ताला। आसमान को शाकी नजरों से देखा। हूरे भाभी, आप घुटनों का ऑपरेशन करवा लें, मैंने खुद करवाया है, समझो नई जिंदगी मिल गई है। खातून ने मशवरा दिया। माँ का नाम हूरे जहां था। हूर के नीचे जेर थी। इसे हूरे जहां पढ़ते थे, इसीलिए बहुत से रिश्तेदार इनको अब भी हूरे कहते थे। ना बाबा ना, मैंने नहीं ऑपरेशन करवाना। माँ ने नाक से मक्खी उड़ाई। इंसान कभी पीछे को नहीं पलटता होता। अब जैसे ही अब जैसे हैं घुटने वैसे ठीक है। माँ, इसने माँ की करी सरगोशी की। आपने मुझसे वादा किया है ना कि आप मीठा नहीं खाएंगी। आज सुबह आपकी फास्टिंग शुगर 140 थी। नरमी से तंबिहा की। माँ दूसरी जानिब झुक के इन ख्वातीन से किसी बहुत अहम मौजू पे बात करने लगी थी। यूं जाहिर किया जैसे माला की बात सुनी ही ना हो। दफतन साथ बैठी मोमानी किसी को देख के उठ खड़ी हुई। कशमाला ने नजरें ऊपर उठाई। सामने नगीना आंटी आ खड़ी थी। वो जो इस रोज इस्लामाबाद में अपने बेटे के साथ मामू के पोर्शन में आई थी। उन्होंने सफेद सिल्क का ड्रेस पहना था, सर पे दुपट्टा था। वो मुस्कुरा के पहले मोमानी से मिली, फिर माँ से। माँ इनको देख के खुश हुई। अपने पास सोफे पे जगह दी। तुम कब आई दुबई से? जियाद हमें पिछले हफ्ते आए हैं। इतने अरसे बाद किसी खानदान की शादी में शिरकत कर रहे हैं। ये कौन सी वाली बेटी है तुम्हारी, माशाल्लाह से? उन्होंने मुस्कुरा के माला की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं कशमाला हूँ। मुझसे छोटी माँ ही कनाडा होती है। अरे हाँ, तुम तो इस्लामाबाद होती हो ना। हम तुम्हारे मामू की तरफ गए थे इस दिन। नगीना आंटी ने मोमानी को देख के कहा। पता चला तुम सो रही हो, वरना जरूर मुलाकात होती। जी मुझे पता चला था, वो मुस्कुरा के बोली। जियाद कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? माँ रस्मन नगीना बेगम से पूछने लगी। जियाद राइटर है, किताबें लिखता है, साथ एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में भी बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, मगर बड़े अरसे से कुछ लिखा नहीं। कहते हुए नगीना आंटी की आवाज में उदासी घुल गई।
माला की मतलशी नजरें सारे में घूमी और फिर वो इसे नजर आ ही गया। वो कुछ मर्दों की एक ग्रुप के साथ खड़ा था, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। सिया बालों को जेल से पीछे किए वो दूसरे कजन के साथ कुर्ते शलवार में मलबूस था। इस वक्त वो संजीदगी से किसी की बात का जवाब दे रहा था। दिन की रोशनी में ज्यादा जवाब नजर आता था। इसकी मंगनी की थी तुमने कुछ अरसे पहले। कोई मसला हुआ था फिर? माँ को याद आया। बज़ाहिर दूसरी तरफ देखती कशमाला के कान खड़े हो गए। बस भाभी, क्या बताऊं, इसकी मंगेतर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो जियाद की अपनी पसंद थी। इसने दिल पे बहुत बोझ ले लिया है। 1.5 साल हो गया है इस बात को। अब मेरा बेटा शादी का नाम ही नहीं लेता। नगीना बेगम दूर नजर आते अपने बेटे को देख के उसकी उदासी से बोली। माँ भी अफसोस से खामोश हो गई। बोले भाभी, आप इतनी नेक हैं। उन्होंने माँ के घुटने पे हाथ रखा। आप मेरे जियाद के लिए दुआ क्या करें, वो इस ट्रॉमा से निकल आए और नई जिंदगी शुरू करे। क्यों नहीं नगीना, मैं जरूर दुआ करूंगी, माँ ने खलूसन दिल से कहा। एक बुलंद आवाज कानों में पड़ी तो कशमाला ने चौंक की नजरें घुमाई। सब्जादार के एंट्रेंस पे एक ऊंचा नस्वानी कहका गूंजा था। ये इस बात का गमास था कि कबीरा बेगम पहुंच चुकी हैं। ये तय था कि वो हर फंक्शन पे जानबूझ के देर से आती थी ताकि हर नजर इनकी तरफ उठे। और वाकई वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा ही होता था। आज भी वो एंट्रेंस पे चंद ख्वातीन के झमगटे में खड़ी ऊंची कहके लगाते हुए सबकी तवज्जो घेर रही थी। नीले रंग की स्लीवलेस साड़ी में मलबूस थी। कानों और गर्दन में चमकते हुए डायमंड पहन रखे थे। बाल बॉय कट में कटे थे और लंबे रखती तो ज्यादा खूबसूरत लगती। लेकिन वो जानती थी कि ताई बाल छोटी क्यों रखती हैं। इसकी भी एक मुज़हका खैस सी वजह थी। अब वो चलती हुई बारी बारी मेहमानों से मिलती जा रही थी। अपनी तरफ बढ़ते हाथों को गुरूर से जरा सा मिला के छोड़ देती। वो मानी इन रिश्तेदारों में से थी जिनकी कबीरा ताई से बहुत बनती थी। वो इनको देख के उठ के खड़ी हुई और नगीना से बोली, आपने नहीं मिलना कबीरा से? नहीं ताबिंदा, मेरा कबीरा से कोई रिश्ता नहीं। अलबत्ता मेरा हुरे जहां भाभी से रिश्ता है। अगर कबीरा हुरे जहां भाभी से मिलने खुद नहीं आ सकती तो मैं क्यों जाके इससे मिलूं? फिर चेहरा मोड़ के माँ को देखा। हाँ तो आप कह रही थी। सादा दो टोक अंदाज मुमानी पे तो कड़ो पानी पड़ गया। कशमाला अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी। कोई तो रिश्तेदार था जो माँ का साथ दे रहा था, वरना सब कबीरा की दौलत की चमक दमक से इतने मुतासिर थे कि इसके गिर्द मक्खियों की तरह भनभनाते थे। माँ ही के मैसेजेस आ रहे थे। तस्वीर भेजो। इसके फोन की बैटरी कम थी और वो बैटरी पैक कार में भूल आई थी। इसने कैफ को कॉल की और इसे बैटरी पैक लाने को कहा। कैफ जब सफेद फूलों से सजे वसी हॉल में आया तो इसे सामने ही नजर आ गई। सोफों पे ख्वातीन के एक ग्रुप में बैठी वो टांग पे टांग जमाए बस मुस्कुरा रही थी। सबकी बातें सुन रही थी। इसने ऑफ वाइट कामदार ड्रेस पहन रखा था। बाल चेहरे के एक तरफ डाले हुए थे। कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके नजर आ रहे थे। इसका चेहरा सादा था, जल एतबार करने वाला। आंखें ज़हीन थीं लेकिन चालाक न थीं। ऐसी आंखें जो मेहरबान होती हैं, शक नहीं करते, इंतकाम नहीं लेती, वो लोगों की अच्छाई पे नजर रखती हैं। और वो ऐसी लड़की को धोखा दे रहा था। कैफ के चेहरे पे कर्व उभरा। इसका दिल बुरा होने लगा। एक लम्हे को इसका दिल चाहा कि वो इसे एक कोने में ले जाए और इसको बताए कि इससे बड़ी गलती हो गई थी। वो झूठ और धोखे के साथ माला की जिंदगी में शामिल हुआ था। अब भी वक्त था। वो सब कुछ क्लियर कर सकता था। इससे माफी मांग सकता था। वो इस मेहरबान लड़की को बताना चाहता था कि किसी के पास इसकी तस्वीर है और वो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और वो कोई आम शख्स नहीं है, वो एक साइकोपैथ है। कोई आम शख्स ऐसी एल्बम नहीं बनाता। माला ने इसे देख लिया था। वो सोफे से उठ के इसकी तरफ आ गई। कैफ ने बैटरी पैक इसकी तरफ बढ़ा दिया। बोला कुछ नहीं। वो ये सब इसे नहीं बता सकता था। इसकी अपनी मजबूरियां थी। सच बोलना झूठ बोलने से ज्यादा तकलीफदेह होता है। थैंक यू कैफ। वो बैटरी पैक पकड़ते हुए मुस्कुराई। वो दोनों एक फूलदार सतून के साथ आमने सामने खड़े थे। मैं सैलून गया था। मैंने आपका नाम नहीं लिया। जिम की कैमरे का रिजल्ट बहुत मध्यम था। आपके बताए हुलिये का शख्स लिफ्ट में सवार हुआ था और वापस जिम में ही उतर गया था। लेकिन इसकी शक्ल वाजिया नहीं है। मैंने फुटेज आपको ईमेल की है। क्या फायदा? मैं इसको नहीं पहचानती थी। आर यू श्योर? आप किसी माहिर फरीद को नहीं जानती? इसने लहजे को सरसरी सा बनाया। कशमाले ने कंधे उचका दिए। जो आज हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। ये दोबारा भी हो सकता है। पुलिस तक आप नहीं जाना चाहती, इसलिए आइंदा आप मेरे बगैर कहीं नहीं जाएंगी। मैं करीब रहूंगा। कैफ इसे गौर से देखते हुए कहने लगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने मुझे सब कुछ नहीं बताया। आप पुलिस तक क्यों नहीं जाना चाहती? कुछ है जो आप अपने ताक़ुबकार के बारे में जानती हैं? आवाज धीमी की। देखें, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। आपको मुझ पर एतबार करना होगा। अगर आप कुछ भी और जानती हैं तो मुझे बता दें।
कुछ भी ऐसा जो अभी तक आपने मुझे नहीं बताया? वो चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर एक कदम आगे हुई। फंक्शन के शोर और हंगामे में इनकी आवाज़ें दूर नहीं जा सकती थीं। कशमाला ने आवाज़ सरगोशी में बदल दी। मैं सिर्फ़ इतना जानती हूँ कि एक आदमी के पास मेरी एक तस्वीर है। इस तस्वीर की बैग पे लिखा है, पूरे जहाँ की बेटी कशमाला, और वो आदमी मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। कशमाला सरगोशी करके पीछे हो गई और कैफ के लिए एकदम सारी दुनिया बर्फ हो गई। वो जहाँ था वहीं जम गया, ठंडा और साकित। आप ये कैसे जानती हैं? और कौन आदमी है वो? वो बदबक बोल पाया। कशमाला गर्दन मोड़ के दूसरी जानिब देखने लगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। वो वापस सोफ़ों की तरफ चली गई। वो बर्फ का मुजस्सा बने वहीं खड़ा रहा। वो किस खेल का हिस्सा बन गया था? यहाँ सब इससे ज़्यादा जानते थे। माँ घुटनों की वजह से उठ नहीं सकती थी, इसलिए वो खाना लगने पे बुफे टेबल पे चली आई, ताकि माँ के लिए खाना डाल सके। शादियों का मज़ा माँ ही के साथ आता था। तस्वीरें बनाना, अपनी मेज़ पे बैठ के लोगों और खाने पे तबसरे करना, किसी ने क्या पहना है, डिस्कस करना, माही के बगैर सारे फंक्शंस बेरौनक थे। वो प्लेट में खाना डाल रही थी वो प्लेट में खाना डाल रही थी, जब पास में नगीना आंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से कुछ कहती हुई प्लेट उठा रही थी। माला का सारा वजूद कान बन गया। बाज़ाहिरा वो सर झुकाए खाना निकालती रही। फिर पलटी तो देखा, नगीना आंटी के साथ इनका बेटा था, जिसे वो कोई हिदायत दे रही थी। उन्होंने भी इसी वक्त इसे देखा। इसे देख के मुस्कुराती। फिर जैसे ख्याल आया, कशमाला, तुम ज़ियाद से मिली हो? इसने ज़ियाद को देखा और ज़ियाद ने इसको। ये वही था, भूरे कुर्ते वाला, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। चेहरे पे सादगी और मुस्कुराहट थी। एक तो कुछ मर्दों को इतना अच्छा लगने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बज़ाहिर रस्मी अंदाज में मुस्कुराई। कैसे हैं आप? खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। फिर माँ को देखा। हम इन्हीं के घर गए थे ना? जैसे याद करवाया। वो ऐसा बोलता था, नरमी और शाइस्तगी से। वो इनके मामू का घर था, लेकिन कशमाला वहीं रहती थी। ज़ियाद ने हूँ कह के सर हिला दिया। गुफ्तगू दम तोड़ गई। वहाँ खड़ा रहना ऑकवर्ड लगता था। वो इनसे माज़रत करके माँ की प्लेट लिए मेज़ पे वापस आ गई। खाना खुल चुका था और सब इस वक्त खाने में मगन थे। इसने माँ के सामने प्लेट रखी। उन्होंने कुछ उठती निगाह प्लेट में मौजूद लवाजमत पे डाली, जैसे दिलचस्पी ना हो। फिर चेहरा इधर-उधर घुमाया। कैफ अभी तक वहीं खड़ा था। माँ ने दूर से इसे इशारा किया। लड़के, इधर आओ। तहकुम से 2 उंगलियों से बुलाया। कैफ फौरन इसकी तरफ आया। पहले बताओ, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। माँ ने सर से पैर तक इसे घूरा। कैफ ने बेख्तियार माला को देखा, फिर माँ को। मैं कशमाला बीबी का ड्राइवर हूँ, कैफ जमाल। जो भी हो, वो पीछे देखो, टेबल पे सफ़ेद रंग की क्या चीज़ रखी है। वो सफ़ेद रंग की चीज़ डिज़र्ट है, माँ, और आप वो नहीं खा सकती। वो धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोली। माँ ने इसे घूर के देखा। मेरी माँ ना बनो। फिर इन्हें खशमे की नज़रों से कैफ को देखा। जाओ लेकर आओ। इसने फौरन कशमाला को देखा, जिसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। कैफ ने माँ को देखा। वो अब सख्ती से बोले, आवाज़ नहीं आई? लेकर आओ। जी ओके। वो फौरन से पलट गया। माँ, आपको शुगर है यार, ना करें ऐसे। माँ ने तो यूं जाहिर किया जैसे सुना ही नहीं। कैफ ने डिश सामने लाके सर्व की तो उन्होंने जी भर के डिजर्ट निकाला। अच्छा, थोड़ा कम कर दें। इसने हाथ इनके प्याले की तरफ बढ़ाया तो माँ ने इसके हाथ पे चम्मच मारा। मैंने कहा ना, मेरी माँ ना बनो। जाओ यहाँ से। वो खफगी से उठ गई। फिर कैफ की तरफ आई। गुस्से से इसे देखा। तुम्हें किसने कहा था डिजर्ट ले आओ? मैं क्या करता? आंटी गुस्सा कर रही थी। गुस्सा ही कर सकती हैं वो, उठ के तो नहीं जा सकती ना। इनकी फास्टिंग 140 थी सुबह। हद है यार। वो झंझलाई हुई लग रही थी। बॉस, वो हल्का सा खंखारा। आंटी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। वो कल से मुझसे 3 दफा यही सवाल पूछ चुकी हैं। माँ की आदत है मजाक करने की। अब इनको कुछ मीठा नहीं देना, ओके? वो तंबी करके आगे बढ़ गई। वो बस इसे जाते देख रहा। इसका मूड माँ की इस हरकत पे खराब हो गया था। वो ऐसे ही बददिली से सीने पे बाजू लपटे बुफे टेबल के साथ खड़ी हो गई। अक्सरत खाना डाल चुकी थी, इसलिए यहाँ रश कम था। तभी करीब में कोई खंखारा। आप खाना नहीं खा रही? वो चौंकी, फिर संभली, चेहरे के ज़ाविये दुरुस्त किए। वो ज़ियाद था। हाथ में प्लेट लिए इसके करीब आ रहा था। तशवीश से इसे देखा, फिर गर्दन मोड़ के इस मेज़ को जहाँ माँ बैठी मज़े से डेज़र्ट खा रही थी। ज़ियाद हल्का सा हंस दिया। अच्छा, आपकी भी अपनी अम्मी से यही लड़ाई चलती रही थी है? कशमाला ने अफसोस से माँ की तरफ देखा। मैं इनके घुटनों की सर्जरी करवाना चाहती हूँ। शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो सर्जरी कैसे होगी? इसका एक हल है, वो संजीदगी से बोला। फिर अपनी प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। 2 मिनट ये पकड़ें। कशमाला ने नासमझी के अंदाज में प्लेट पकड़ी। ज़ियाद घूम के बुफे की दूसरी तरफ गया और एक प्याला चम्मच उठाया और वापस आया।
अब वो डिश से डेजर्ट प्याले में निकाल रहा था। वो मुस्कुरा दी। इसका हल ये है कि आप परेशान ना हो और कुछ खा लें। वो प्याला लेकर मुस्कुराता हुआ इसके सामने आया। इसे प्याला थमाया और अपनी प्लेट वापस ली। थैंक यू, मगर मैं मीठा नहीं खाती। इसने प्याला रखा नहीं, पकड़े खड़ी रही। लेकिन इसे डेजर्ट नहीं पसंद था, सो ये तय था कि वो नहीं खाएगी। अच्छा, वो हैरान हुआ। अपनी प्लेट से चावलों का चम्मच भरा। इस दिन तो आप टेरेस पे ब्राउनीज खा रही थी। उफ, इसने देख लिया था। अच्छा, मुझे याद नहीं। कंधे बेनियादे से झुकाए, फिर बात बदलने को बोली। आप क्या लिख रहे हैं आजकल? सियाद ने गहरी सांस लेकर सर झुका दिया। वो चम्मच से चावल इधर उधर मिक्स करने लगा। मैं आजकल राइटर्स ब्लॉक का शिकार हूँ। पाकिस्तान आया था कि यहाँ बैठ के कुछ लिख सकूं, लेकिन लिख नहीं पा रहा। क्या लिखना चाह रहे हैं आप? जियाद ने आंखें उठा के से देखा। वही जो सब शौक से पढ़ते हैं, एक अजीम लव स्टोरी। इसने देखा। जियाद सुल्तान की आंखें उदास थीं। ऐसी आंखें जिनको मोहब्बत की हैप्पी एंडिंग पे भरोसा नहीं होता। इसे नगीना आंटी की बातें याद आईं। आपकी सुपर पावर क्या है? मेरी सुपर पावर? वो हैरान हुआ। हाँ ना, हर शख्स की एक सुपर पावर होती है। आप किस चीज में अच्छे हैं? अगर आप लव स्टोरी लिखने के बजाय वो लिखें जिसमें आप अच्छे हैं, तो आपका ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा। हम्म। वो मुस्कुराहट दबाए सोचने लगा। फिर एतराफ में निगाह दौड़ाई। मैं राइटर हूँ और मेरा मुशाहिदा अच्छा है। मैं वो नोट करता हूँ जो कोई और नोट नहीं करता। मैं कैसे मान लूं? आजमा के देख लें। अच्छा। वो इसकी चैलेंज पे मुस्कुराई। जो सामने लड़की जा रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। निगाहों से स्टेज की तरफ इशारा किया। वहां अज़ा की बहन वेटर्स को हिदायत देती नजर आ रही थी। जियाद ने इस तरफ देखा। इसके पैर में हाई हील्स की वजह से दर्द है और वह शदीद अनकंफर्टेबल है। फिर जियाद ने चेहरा घुमा के अगला हदफ ढूंढा। वो वेटर जो ट्रे उठाए जा रहा है, इसकी अभी अभी बेइज्जती की गई है क्योंकि इसके कान और गाल सुर्ख हो रहे हैं। आप खुद से बना रहे हैं। आप जानते हैं मैं इन बातों की तस्दीक नहीं कर सकती। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मसलन आप। इसने एक नजर गौर से कशमाला को देखा। इसको अपने दिल की धड़कन बेतरतीब होती महसूस हुई। कोई सहर सा था इस शख्स की आंखों में। आपके बारे में कुछ बताऊं? बताएं। लेकिन वो अंदर से खाइफ हुई। कहीं वो जान न ले कि वो इससे कितना मुतासिर हो रही है। आपकी गर्दन या सर के पिछले हिस्से में दर्द है। आप गर्दन इस तरफ नहीं मोड़ रही और बार बार हाथ से पीछे दबाती हैं। वो झेंप के हंस दी। हाथ नीचे किया। ओके, मान लिया। तस्लीम करने के अंदाज में सर हिलाया। थैंक यू। जियाद के चेहरे पे हैरान सी ममनूनियत थी। आपकी इस नसीहत ने मेरी मदद की है। शायद मुझे वो नहीं लिखना जो मुझसे मेरी एडिटर लिखवाना चाहती हैं, बल्कि मुझे वो लिखना चाहिए जो मैं एंजॉय करूंगा। वो मुस्कुरा दी और प्याला लिए आगे बढ़ गई। दूर किसी से बात करती कबीरा बेगम ने गौर से इन दोनों को बातें करती देखा था। वो सुबह बक बी के रोने की आवाजों से उठी। पहले कुछ देर तो बिस्तर में लेटी पलके झपक झपक के छत को देखी गई। जब से काम करना छोड़ा था, दिन रात का कोई हिसाब नहीं था। एक अजीब सी मायूसी जहन पे छाई हुई थी। काम करने वाली लड़की के लिए फारिग घर बैठना बहुत ही मुश्किल था। खैर, आज वो अपने बिजनेस प्लान पे काम शुरू करेगी। एक आइडिया आया था इसके जहन में। वो बालों को जोड़े से लिपटती बाहर आई तो बख्त भी आंसू बहाते हुए पूरे जहां बेगम को अपनी बेटी का किस्सा सुना रही थी। वही रिवायती कहानी। शौहर काम नहीं करता, नशा करता है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है और बेटी को मारता है। बख्त भी इसने पीछे से बख्त भी के दोनों कंधों पे हाथ रखा और सर झुका के नरमी से तसल्ली दी। आप अपनी बेटी से कहें कि वो स्टैंड ले। हम इसके साथ हैं। बख्तबी ने अपना सांवला खुरदरा हाथ इसके हाथ पे रख दिया। वो डरती है जी। माला सीधी खड़ी हुई और अफसोस से बोली। वाकई? वो भी कैसे स्टैंड ले? जब तक औरत के पास तालीम और माली खुद मुख्तारी नहीं होगी, तब तक वो ऐसी ही पिटती रहेगी। माला ठीक कह रही है बख्तू। माँ के माथे पे बल थे और वजूद में जलाल में आया हुआ था। वो गोद में सब्जियों की परात रखे तख्त पे बैठी थी। छुरी वाला हाथ ऊंचा करके बोली। बेटियों की तरह पाला है मैंने नसीम को। इसे कहो मेरे पास आ जाए। वो अकेली नहीं है। हम इसके साए बैठे हैं इधर। वो किचन में आई तो डर्टी किचन की तरफ खुलता दरवाजा नीम हुआ था। कैफ वहां कॉफी बनाता नजर आ रहा था। आहट पे पलटा और इसे वहां खड़े देखा। वो ख्वाबिदा आंखें लिए बालों को गोल मोल जुड़ा बनाई हुई थी। रात वाला मेकअप उतारने के बावजूद आंखों की गिर्द हल्की सी स्याही थी। कॉफी बनाऊं आपकी? वो नजरें मोड़ के दूसरी तरफ पलट गया। हाँ प्लीज। तौक़ुफ़ किया और आवाज आहिस्ता की। फिर कुछ निकला लाइटर से? आम सा लाइटर है। कुछ नहीं है इसमें।
वो कैन से कॉफी बीन्स निकालते हुए बोला। इसके हाथ तेज तेज चल रहे थे। माली, खुद मुख्तारी और तालीम, आपके ख्याल में ये चीजें औरत को अब्यूज होने से बचा सकती हैं? फिल्टर पेपर लगाए, कॉफी बीन्स अंदर डाले, फिर इस कंपार्टमेंट को खड़क करके बंद किया और मशीन ऑन कर दी। तुम्हें अख्तलाफ है? माला को ताज्जुब हुआ। कैब इसकी तरफ पलटा और काउंटर से टिक लगाए और सीने पे बाजू लिपट लिए। जॉगर्स की कैंची बना ली। सारी लड़कियां अब्यूज होती हैं बॉस। बख्त बी की बेटी अपने शौहर के हाथों और एलीट क्लास की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के हाथों। ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। कॉफी मेकर से पानी उबलने की आवाज आ रही थी। सारे में कॉफी की खुशबू फैल गई थी। एक ही बात है, गरीब की लड़की चाय देर से लाए तो शौहर का मूड खराब होता है, वो इसको मारता है। अमीर की लड़की पार्टनर के साथ ड्रग्स ना करे तो पार्टनर्स का मूड खराब हो जाता है। इसको खुश रखने के लिए वो ड्रग्स पे लग जाती है। दोनों अब्यूज होती हैं, गरीब लड़की भी और फिर पढ़ी लिखी लड़की भी। तो वजह क्या है? वजह ये है कि बॉस, कि किसी ने औरतों को नहीं सिखाया कि मर्दों के साथ कैसे रहना है, और किसी ने मर्दों को नहीं सिखाया कि औरतों के साथ कैसा रहना है। कॉफी गरम मग इसकी तरफ बढ़ाया। इंटरेस्टिंग, खैरात ज्वेलर्स पे चलना है। गोल्ड लेना है तो चंद दिन ठहर जाएं। वो अब अपनी कॉफी लिए फ्रेश बीन्स डाल रहा था। तोला भी 1,70,000 का है। एक हफ्ते में 90,000 तक जाएगा। तुम्हें कैसे पता? कैफ ने शाने उचकाए। मुझे पता होता है। चले, आपकी इत्तला के लिए मुझे भी मालूम है कि गोल्ड गिरने वाला है। मैंने खरीदना नहीं है, बेचना है। कुछ ब्रिक्स हैं मेरे पास गोल्ड की। इनको बेच के नया काम शुरू करना है। इस यसना में बख्त भी किचन में दाखिल हुई। एक नजर दरमियान दरवाजे को देखा और फिर दूसरी खशबे की नजर कैफ पे डाली। तुम्हारा काम खत्म हो गया है? तो खड़ी क्यों हो? कैफ ने अपना मग उठाते हुए फ्रिज की तरफ इशारा किया। मैं कशमाला बीबी से कह रहा था कि पता नहीं कौन नासमझ है जो डबल रोटी को फ्रिज में रख देता है। हालांकि फ्रिज में रखने से डबल रोटी जल्दी खराब होती है। इसको हमेशा बाहर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। मासूमियत से कह के अपना मग लिए बाहर निकल गया। बख्ती ने पैर पटका। मैं बता रही हूँ मालाबाजी, ये ड्राइवर कम और वारदातिया ज्यादा लगता है मुझे। वो दिल खोल के हंस दी। तभी फोन पे माही की कॉल आने लगी। वो भी अपने मग लिए पीछे दरवाजे की तरफ चली गई ताकि लॉन में जाके तसल्ली से माही से बात कर सके। यहाँ बात करती तो लॉन्च में माँ तक आवाज जाती। कल की शादी कैसी रही? तुम लोगों ने मुझे वापस आके फोन ही नहीं किया। माही अलग नाराज थी। थक गई थी ना रात में। अब सुनाती हूँ सारे किस्से। वो पिछली गैलरी में मग लिए आगे बढ़ रही थी। कैब भी वहीं जा रहा था। आहट पे रुक के एक तरफ हो गया। इसके लिए रास्ता छोड़ दिया। पहले ये बताओ, जियाद का क्या सीन है? माँ बड़ा जिक्र कर रही थी इसका। कैसा है वो? माही का लहजा तफ्तीशी था। माला मुस्कुरा दी। जियाद? मुस्कुरा के फोन कान और कंधे के दरमियान लगाए वो आगे जा रही थी। टॉल, डार्क एंड हैंडसम। वो आगे निकल गई और कैफ चुपती नजरों से इसे दूर जाते देख रहा था। सिर्फ टॉल और डार्क था, हैंडसम कहाँ से था? हम्म मुंह में बड़बड़ाया। अगला आधा घंटा वो लॉन में बैठी कॉफी पीते हुए माही को सारे शादी का किस्सा सुना गई। किसने क्या पहना, कौन कौन आया, कौन पहले मिला और कौन नहीं मिला, और माही का फेवरेट सवाल खाने में क्या था। कॉल बंद हुई तो इसने देखा माँ अब लॉन में चली आ रही थी। माँ इस वक्त पौधों की देखभाल करती थी। अपने फरवा वजूद के साथ अब वो कदम कदम चलते हुए बोगनविले के दरख्तों का मुआयना कर रही थी। हाथ में तस्बीह थी जिसके दाने भी साथ साथ गिर रहे थे। इधर आओ। माँ की नजरें इस पे पड़ गई जो गार्ड रूम के साथ कुर्सी पे बैठा लैपटॉप पे लगा था। 2 उंगलियों से इशारा करके इसे बुलाया। कैफ ने पहले दाएं और फिर बाएं देखा। वहां और कहीं नहीं था। वो इसे ही बुला रही थी। फिर लैपटॉप रख के उड़ गया और सीधा इनकी तरफ आया। क्या नाम है तुम्हारा? कैफ जमाल। कब से तुमने पौधों को पानी नहीं लगाया? तनख्वाह किस बात की लेते हो? अभी लगा देता हूँ। अब क्यों? शाम में या सुबह में लगाते हैं पानी। वो बड़बड़ा के पौधों की तरफ मुड़ गई। वो वैसे ही खड़ा रहा। जा यार, कार है। वो जो मुस्कुरा के ये सब देख रही थी उठ के इनकी तरफ आ गई। माँ, सलीम लगा देगा पौधों को पानी। कैफ को अपने काम करने होते हैं, इसको जाने दें। माँ ने सुना नहीं। हाथ फैलों पे रखे पौधों को जायजा लेते हुए बदतमीजी से बोली। वैसे ये जहीर इंतहाई नाशुक्र आदमी है। उफ माँ, इसका क्या जिक्र यहाँ। वो कर रही। परसों 4 सदस्य से गुड़ आया था। मैंने इसे भिजवा दिया। कल इसको मिल गया, लेकिन मजाल है कि इसने शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया हो। माला का दिमाग भग से उड़ गया। वो साकित रह गई। व्हाट? माँ, आपने जहीर को गुड़ भिजवाया है? वो तीनों बोगनवेले के गुलाबी फूलों वाले दरख्त के साथ खड़े हुए थे। कैफ खामोशी से बारी बारी दोनों को देख रहा था। क्यों? हमेशा भेजती हूँ। अब नया क्या है? वो चिड़चिड़ी लग रही थी। कशमाला मुबीन को जल्दी गुस्सा नहीं आया करता था। वो या तो हंस देती थी या तहम्मुल से बात बदल देती थी, या इस जगह से उठ के चली जाती थी। लेकिन ये इसकी बर्दाश्त से बाहर था। इसका चेहरा सुर्ख होने लगा।
माँ आपने ये क्या किया? वो क्या सोचेगा? इसे यकीन नहीं आ रहा था। इसको शुक्रिया कहने की तौफीक फिर भी। माँ आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको मेरे काम की नहीं समझ आती, मान लिया। लेकिन मेरी इज्जत, बेइज्जती का ख्याल तो करना था। अच्छा शर्मिंदा करवाया आपने मुझे। इसकी आंखें भीगने लगी। इस आदमी ने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की और आप इसको गुड़ भेज रही हैं? वो समझेगा मैं इसकी मिन्नत कर रही हूँ अब। व्हाट द हेल माँ? माँ ने एक खफा नजर इस पर डाली और सर झुका लिया, किसी मासूम बच्ची की तरह जिसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर कैफ से आहिस्ता से बोली, मेरी टांगे दर्द कर रही हैं, मुझे इधर कुर्सी ला दो। माला पैर पटक के अंदर चली गई। कमरे में आके इसने दरवाजा बंद कर दिया और वो जो इतने दिनों से आंसू रोके हुए थी वो एकदम से बहने लगे। बेरोजगारी का एहसास, बेकार होने का गिल्ट, तारिक नजर आता मुस्तकबिल, राख हुआ करियर। वो इतने सालों से अपना कमाती और खर्च करती आई थी। वो किसी पे बोझ नहीं थी। लेकिन अगर इसका नया काम ना चला तो वो अपने बिल्स खुद नहीं भर सकेगी। कैसी बेबसी होगी ये। सब कुछ एकदम से हवासों पे सवार हुआ था। वो बेड पे बैठी रोती रही। माँ को कभी इसके काम की समझ नहीं आती थी। बस मुहित की डॉक्टरी इनको काम लगता था। बाकी माला और माही की पढ़ाई तो बस शुगल थी जैसे। इसे माँ पे बैक वक्त गुस्सा भी आ रहा था और अपनी बेबसी पे रोना भी। माँ के साथ मसला क्या था? ख्वामखा इनको सबको सौगातें भेज के अच्छा बनने का शौक था। वो उठी और अपना बैग पैक करने लगी। वो आज ही इस्लामाबाद वापस जा रही थी। बस ये तय था। कैफ की कॉल आ रही थी। इसने गुस्से में काट दी। वो दोबारा कॉल करने लगा। इसने झुंझला के कॉल उठाई। बाहर आए, आपसे बात करनी है। इसका लहजा संजीदा था। इसने आंसू रगड़ के पोंछ डाले। आज ये भी इससे कुछ सुनेगा। वो बाहर आई तो माँ लॉन में कुर्सी पे बैठी थी, सर झुकाए मोबाइल पे बटन दबा रही थी। वो इनको नजरअंदाज करके पोर्च की तरफ आ गई, जहां ऊपर जाने का बैरूनी जीना बना था। वहां कैफ खड़ा था, रेलिंग से टेक लगाए, एक जॉगर जमीन पे और एक जॉगर ऊपर जीने पे रखे, सीने पे बाजू लपेटे। वो इसका मुंतजिर था। इधर आके बैठे और मेरी बात सुने। इसकी रोई रही गुलाबी आंखें देख के संजीदगी से बोला। सामने एक खाली कुर्सी रखी थी। वो नाक से उकड़ के गहरी सांस अंदर खींची, कुर्सी पे आ बैठी, टांग पे टांग जमाई। क्या मसला है? लहजा सख्त था। मैं अभी सुन रहा था जो आप अपनी माँ से कह रही थी। वो खंकारा। कशमाला के माथे पे शिकने उभरी। कैफ तुम अपने कान और मुंह बंद करना सीखो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरे घर की बातें सुनो या इन पे तबसरा करो। वो संजीदगी से इसे देखे गया, फिर बोला तो आवाज आहिस्ता थी। अप्रैल में गुड़ नहीं होता कशमाला बीबी। 4 सदा का गुड़ सीजन मार्च में खत्म हो जाता है। वो एकदम बिल्कुल ठहर गई, साकिन। हवा रुक गई, शायद इसका सांस भी। मैंने सलीम से पूछा है, फरवरी के बाद 4 सदा की कोई गुड़ नहीं आया, ना आंटी ने किसी को भेजा। वो इसकी आंखों बखौर देखते हुए कह रहा था। और तब इसे याद आया, माँ ने जहीर को जनवरी में गुड़ भेजा था और इसने शुक्रिया का फोन नहीं किया था। कैब पहले जीने पे बैठ गया और इसे संजीदगी से देखते हुए बात जारी रखी। आंटी ने मुझसे 4 दफा पूछा है कि मैं कौन हूँ। वो अपनी बात बार बार दोहराती हैं और वो चीजें भूल रही हैं। इनके जहन में नई याददाश्तें नहीं बन रही, या शायद वो वक्त का हिसाब खो रही हैं। पोर्च की फिजा बिल्कुल साकिन थी। ना वहां फूलों की खुशबू थी, ना पौधों का सब्जा। हर शय को सवाल आ गया था। कशमाला, इसकी आंखों में देखते हुए वो ठहर ठहर के बोला, आपकी माँ बीमार है। इसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी बर्फानी रात में घर से बाहर गुम जाने वाली का होता है। ना जान थी ना सांस थी। वो किसी ख्वाब सी कैफियत में उठी, कदम मन मन भर के हो रहे थे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किताबें, सब ये सिखाती हैं कि कामयाब कैसे होना है। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि नाकाम कैसे होना है। वो घास पे कदम उठाती लॉन्चेस की तरफ बढ़ रही थी। माँ वहां अकेली बैठी थी, सर झुकाए मोबाइल पे लगी थी। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि जॉब चली गई तो क्या करोगे, नाकाम हो जाओगे तो क्या करोगे। माँ के माथे में पसीना आया हुआ था, जिसे वो दो दुपट्टे के किनारे से पहुंच रही थी। दिल टूटेगा तो क्या करोगे, मुस्तकबिल तारीख नजर आएगा तो कैसे आगे बढ़ोगे। वो इनके साथ कुर्सी पे बैठी और गौर से इनका चेहरा देखा। वो खूबसूरत बावकार चेहरा आज बुरा लग रहा था। झुर्रियां बढ़ गई थी, बाएं जाने से होठों के करीब की जिल लटक सी गई थी। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि माँ बीमार हो जाएंगी तो क्या करोगे। वो शायद माँ ही को मैसेज लिख रही थी, आहिस्ता आहिस्ता टाइप कर रही थी। माला ने नरमी से उंगलियों की पुश इनके गाल पे फेरी। उन्होंने चौंके से देखा। माँ, इसने गिली आवाज से पुकारा, आपने जहीर को गुड़ भेजा था? मैंने? नहीं तो। उन्होंने हैरत से नफी में दाएं बाएं सर हिलाया। इस हरकत में एक बेबसी सी मासूमियत थी। आंखों में कुछ खोए खोए से होने का एहसास हुआ था। गुड़ तो सर्दियों में होता है माला। वो नरमी से इनके चेहरे पे उंगलियों की पुश फेर गई। कुछ मुख्तलिफ सा था इनके चेहरे में। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि माँ बीमार हो जाएंगी तो क्या करोगे। मगर कशमाला मुबीन को मालूम था कि इसने क्या करना है। वो हूरे जहां की बेटी थी। इसके रास्ते मुतय्यन हो चुके थे। हम इस्लामाबाद वापस नहीं जा रहे।
मैं यहीं रहूँगी, वो सीढ़ियों के साथ खड़ा था, जब इसके पास आई और इसे अपना फैसला सुनाया। तुम जाना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं किसी और का बंदोबस्त कर लूँगी। जो फैसला 5 बरस में नहीं हो सका, वो 5 मिनट में हो गया था। मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मिस करे। मैंने जो वादा आपसे किया है, वो मैं पूरा करूँगा। मैं यहीं हूँ आपके साथ। कैफ को देखती इसकी आंखें भीगने लगी। इसने बस असबतन में सर हिला दिया और वापस मुड़ गई। इसकी उंगलियां माही को मैसेज लिख रही थी। वो मैसेज जो कोई इंसान अपने माँ बाप के बारे में नहीं पढ़ना चाहता। माही, माँ बीमार है, इनके साथ कोई मसला है, शायद अल्जाइमर्स। तुम पाकिस्तान आ जाओ फौरन। विवेक के छोटे से घर के लॉन्च में सोफे पे नीम दराज माँ बीना का फोन बजा तो इसकी आंखें खुली। वो टीवी देखते देखते सो गई थी। वो चौंक के सीधी हुई मोबाइल उठा के देखा। वो एक मैसेज इसकी जान निकाल गया। वो तेजी से उठी, पैरों में जूते घसीटे और खड़ी हुई और तभी इसे एक अजीब सा एहसास हुआ। इसको शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी, इतनी शदीद की हद नहीं। वो खड़ी हुई और सफेद सोफे को देखा जिस पे वो सो गई थी। वहां खून के धब्बे थे, इसके लिबास पे खून था। निचले वजूद में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। माँ, तकलीफ में इसके लबों से यही निकला। वो दोहिरी होके बैठती गई और फिर दूसरा एहसास ज्यादा जानलेवा था। मेरा बच्चा।